नमस्कार, मैं हूँ आकृति वाजपेयी और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे साथ हैं अरफा, जिन्होंने यूपीएससी सीएससी में 111वीं रैंक प्राप्त की है। तो आइए जानते हैं उनका सफर। अरफा जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की है? तो मेरी पूरी स्कूलिंग बनारस से ही हुई है। मैंने पहले राजघाट बसंत स्कूल में जी। सेकंड से लेकर 7th तक पढ़ाई की थी। फिर मैंने 10th सेंट जॉन्स मरौली से किया था, तो उधर भी मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी 10th में। और फिर मैंने 12th डीपीएस वाराणसी से किया था, और जेई के थ्रू फिर आईआईटी बीएचयू में मैंने इंजीनियरिंग की थी। अच्छा, इन सब के बीच में आपको कब ऐसा लगा कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है? बहुत ही रिसेंटली लगा ऐसा, क्योंकि पहले ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो मैंने इंटेल में जॉब की, आईआईटी बीएचयू से जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, लेकिन जॉब करने के 1-2 साल बाद मेरा मन उसमें उतना लग नहीं रहा था। तो उसके बाद मैंने यूपीएससी के लिए तैयारी करने का निर्णय लिया था, और उसके बाद ही मतलब तो ये 3 से 4 साल पुराना डिसीजन है। ठीक है, कितने आपने यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए हैं इसके पहले? मेरा ये तीसरा सीरियस अटेम्प्ट है यूपीएससी का जी। अच्छा, तो तीसरा अटेम्प्ट है। 1 साल का जो गैप होता है वो बहुत लंबा होता है। तो कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं, आपको इस प्लान को ड्रॉप कर देना चाहिए या फिर किसी और को अपनाना चाहिए, किसी और क्षेत्र में चले जाना चाहिए? नहीं, ये हाँ, पिछली बार भी असल में मेरा इंटरव्यू तक गया था, लेकिन उसके बाद रैंक नहीं आई थी। तो निराशा तो बहुत हुई थी, लेकिन अभी ऐसा ख्याल तो नहीं आया था कि मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब मैंने ये तैयारी शुरू की थी, तभी मुझे पता था कि ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और बहुत ही लंबा एग्जाम है, तो इसमें पेशेंस लगता है। तो मैंने पूरा मन बनाया था कि अच्छे से अभी तैयारी करेंगे, तो मुझे अभी था कि 1-2 साल और पूरी तैयारी करेंगे। मैंने जॉब भी छोड़ दी थी, तो और उस पर से जो मेरे रिजल्ट्स थे वो भी कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हो रहे थे। तो मुझे एक था कि पॉजिटिव फीडबैक है और मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो इस वजह से वो तो कभी नहीं आया कि अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, आप एक अच्छी कंपनी में काम करती थी, जैसा कि आपने कहा, एक जी। प्राइवेट कंपनी में काम करती थी, तो आपने क्यों छोड़ा उसे? मतलब क्यों आपके दिमाग में ऐसा है कि नहीं, मुझे इसे छोड़ देना चाहिए और मुझे यूपीएससी में जाना चाहिए, सरकारी नौकरी मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट है? हाँ, तो मेरी, जैसा आपने बोला कि जॉब अच्छी थी, सब अच्छा था, काफ़ी वेल पेड जॉब भी थी। लेकिन वही कि 1 साल 2 साल बाद, क्योंकि मैं बहुत ही लोअर मिडिल इनकम फैमिली से ही आती हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं कुछ ज़्यादा समाज के लिए करने की फिर एक इच्छा उठी, जो मुझे लगा कि सरकारी नौकरी नहीं, आईएएस, आईपीएस जो एक नौकरियाँ हैं, इनमें बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है कि आप वापस दे सकते हैं समाज को उसके थ्रू। तो वो रीज़न था जिसकी वजह से मैंने ये स्विच लिया, तो यही मैं कहूँगी। कितने घंटे की पढ़ाई करती थी आप? जैसे कि आपने अभी कहा कि मतलब आपने हमने हमसे डिस्कस किया कि आप व्हाट्सएप नहीं चलाती हैं, जी। तो कितने घंटे पढ़ाई करती हैं आप? नहीं, पढ़ाई करने का मैंने कभी ऐसे नंबर ऑफ आवर्स का कोई टारगेट नहीं रखा था। ये शुरू से ही, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी वाली ही मेरा मोड था स्कूल में भी। लेकिन ज़्यादा फ़ोकस इस बात पे था कि रोज़ कुछ नया जो पढ़ रही हूँ, जितनी देर पढ़ रही हूँ अच्छे से पढूँ, तो आप 6-7 घंटे का एवरेज मान सकते हैं। लेकिन वो 6-7 घंटे, जैसे इसीलिए मैंने व्हाट्सएप नहीं चलाया, वरना फिर माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है। तो वो अच्छी पढ़ाई ऑन एन एवरेज 6-7 घंटे ही होगी, लेकिन वो बिना डिस्ट्रैक्शन के है। अच्छा, कैसे सवाल पूछे गए थे आपसे इंटरव्यू में? काशी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था का स्पेसिफिक ऐसा? काशी से रिलेटेड शायद नहीं था इस बार, पिछली बार भी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन सवाल जो पूछा गया था वो तो कुछ करंट अफेयर्स और उसके थे, बनारस पे नहीं थे। जैसा उन्होंने मुझसे पूछा था कि कुछ स्टेट्स में जैसे शराब पे प्रतिबंध है, तो मैंने कहा जी सर। तो फिर उन्होंने बोला कि सिगरेट पे भी लिखा रहता है कि इससे बहुत जानलेवा है, लेकिन तब भी लोग इतना पी रहे हैं, एक समस्या है, तो क्या इसे भी बैन कर देना चाहिए शराब की तरह? तो मैंने वही बोला था कि नहीं, इसे बैन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो जो लोग इसे छोड़ना चाह रहे हैं, उनकी मदद करनी चाहिए रिहैबिलिटेशन में, डी एडिक्शन में। और तो इस तरह के सवाल थे थोड़े ज्यादा। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात होगी कि मैं अगर यूपीएससी क्रैक कर लेती हूँ तो मैं सबसे पहले ये काम करूंगी, तो ऐसा कुछ है आपके दिमाग में? मैं क्योंकि मेरी जो लाइफ रही है, जो जर्नी रही है, उसमें एजुकेशन ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो मेरा पर्टिकुलरली गर्ल्स एजुकेशन को लेके काफी, मैं मतलब पैशनेटली फील करती हूँ उसके बारे में। तो जो पहली अपॉर्चुनिटी जो भी जैसी भी मुझे मिलेगी, उसमें मैं कहीं ना कहीं ढूंढ के बच्चों की बेसिक शिक्षा, और स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, तो मैं उन्हें डायरेक्ट भी प्रेरित कर सकती हूँ, और भी बहुत तरीके हैं। तो गर्ल्स एजुकेशन इज समथिंग जो मतलब मुझे
मैं कुछ उसमें करना चाहूंगी। अच्छा, मतलब एजुकेशन को आप बढ़ावा देना चाहेंगे। जी। मतलब अभी तक आपने, जैसा आपने कहा कि आपकी जो कंडीशन थी, फैमिली की कंडीशन वो ज्यादा बेहतर नहीं थी, तो कभी कुछ क्राइसिस हुए हैं आपको कि आपको बुक लेनी हो या फिर आपको कोई दिक्कत आई हो ऐसे, या फिर किसी से मांगनी पड़ी हो कि नहीं मैं नहीं ऐसा ले पाऊंगी, तो किसी से मांगी हो आपने? नहीं, मतलब जैसे ये शुरू से ही, मतलब जो हमारे स्कूल्स रहे हैं, बनारस के बेहतरीन स्कूल रहे हैं, तो ऐसे मैं बहुत लकी हूँ उस मामले में कि मेरे पेरेंट्स ने सबसे ज्यादा खर्चा पढ़ाई पे किया। तो इतनी तो ऐसा तो नहीं था, लेकिन मतलब जैसे घर के डे टू डे खर्चे की कटौती हो गई, लेकिन हमारी पढ़ाई पे नहीं हुई, मैं वो कहना चाह रही थी उससे। और उसके बाद तो फिर मैंने खुद ही 2 साल जॉब कर ली, तो उसके बाद तो स्थिति बेहतर हो गई थी। अच्छा, मतलब कि आपको फैमिली का पूरा सपोर्ट जी मिला था। जी जी। जी। फैमिली का और मेरे भाई का, दोनों का ही। जी। तो एक जो जूनियर्स अब आपके आएंगे, 16 जून को है भी तय परीक्षा, उन्हें क्या टिप्स, मतलब जैसे अगर मैं 5 बुलेट पॉइंट्स बोलूं तो आप क्या बताना चाहेंगे कि इतना इतना करने से लगभग 2 महीने का जो समय बचा है उसमें आपका काम चल जाएगा? तो चूंकि 2 महीने ही बचे हैं, तो मैं ऐसा मानूंगी कि तैयारी ज्यादातर हो चुकी है। तो आपके जो रिवीजन के नोट्स हैं उनको जितना ज्यादा हो सके दोहराएं। जितना ज्यादा, कम से कम इन 2 महीनों में मेरे हिसाब से आपको 15 मॉक्स देने चाहिए। और उन 15 मॉक्स पे मैं बोलूंगी कि आप उसको, जो एक बार आप मॉक्स दे लिए हैं, तो उसके आंसर्स देके समझे और वही मॉक दोबारा दे, और देखे कि इस बार 100 में से 100 सही आ रहे हैं या नहीं। क्योंकि सेम क्वेश्चन में भी तो अब तो आपके 100% आने चाहिए। तो मॉक्स, रिवीजन और न्यूज़पेपर ना छोड़ें, क्योंकि वो काम आता है। एडिटोरियल आप थोड़ा कम पढ़ सकते हैं क्योंकि अभी टाइम नहीं है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करके, और पिछले साल के पेपर्स भी जरूर देखें, पिछले 5 साल के यूपीएससी प्री के पेपर्स भी लगाएं। जैसे आप बार बार न्यूज़पेपर का जिक्र कर रही हैं और न्यूज़पेपर लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स में भी काम आता है, यूपीएससी में मतलब कितना रिसेंट पूछा जाता है? काफी रिसेंट पूछा जाता है। मुझे याद है कि उसी टाइम ये जो हमारी लॉन्चिंग हुई थी, हाँ। तो एकदम वही सवाल था कि ये मिशन क्या है, इसमें कौन कौन से, कैसे वो हुआ है। तो एकदम मेंस में वो उतना रिसेंट सवाल वो आया था। तो ये कभी नहीं कह सकते कि वो, और 1 साल 2 साल पुराने सवाल भी आ जाते हैं। तो वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहता है, लेकिन इसीलिए सबसे सेफ तरीका यही है कि अब पिछले 5 साल के करंट अफेयर्स तो आप तैयार नहीं कर सकते, तो आप न्यूज़पेपर ही पढ़ें और थोड़े मॉक्स लगाते रहें। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि करंट अफेयर्स में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और किस तरह की चीजें इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अगर चंद्रयान की बात हो रही है, तो चंद्रयान 1 जो 2008 में हुआ था, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उससे रिलेटेड भी प्री में आ सकता है। तो इस तरह से थोड़ा सोचना पड़ता है कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, उसका उसका और पीछे की स्टोरी भी पढ़ लें। आज का दिन हमारे परिवार, हमारे एक्सटेंडेड परिवार एंड सबके लिए बहुत ही खुशी का मौका है। आई थिंक ये देश के, आई थिंक मोस्ट फीमेल स्टूडेंट्स के लिए भी एक खुशी का मौका है, बिकॉज आई थिंक जब कभी भी, नॉट जस्ट दिस ईयर, एवरी पर्टिकुलर ईयर, जब कोई भी फीमेल कैंडिडेट्स, जब डिस्पाइट द ऑड्स दैट यू नो कि, और एक भारतीय समाज में फीमेल्स के लिए बहुत ऑड्स होते हैं, दैट यू हैव टू सर्वाइव द वर्क प्लेस, कि यू हैव टू सर्वाइव द सोसाइटी, कि आपको शादी करनी है नहीं करनी है। एंड व्हेन यू कंटिन्यू द, मतलब जब आप कुछ कंटिन्यू करते हैं, परसिस्ट करते हैं किसी पाथ पे, तो आप सिर्फ यूपीएससी से नहीं लड़ रहे होते हैं, आप बहुत सारे सवालों से भी लड़ रहे होते हैं, लॉट ऑफ इनविजिबल बैटल्स व्हिच गोज ऑन। तो उसमें आई थिंक जब भी कोई एक सक्सेस स्टोरी आती है, तो हमें शायद कभी नहीं पता चलेगा कि वो कितने को इंस्पायर करती है टू कंटिन्यू दिस जर्नी। और वो जर्नी सिर्फ यूपीएससी नहीं हो सकती, वो लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में लोग डिफरेंट फील्ड में ट्राई कर रहे हैं। तो उस लिहाज से मुझे पर्सनली बहुत खुशी है कि आरफा के पोटेंशियल पे तो कभी डाउट करने का कोई रीजन था नहीं, क्योंकि आरफा तो हैज ऑलवेज बीन वेरी अकेडमिकली गिफ्टेड, जो कि आपको उसके टीचर के फीडबैक, या अगर आप में कैपेसिटी है टू असेस, तो उसकी राइटिंग सक्सेसिटा से भी आपको पता चल जाएगा। उसके रिजल्ट्स में भी वो कंटिन्यूसली दिखा है कि 10th में वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी, देन उसके बाद में उसने जेई निकाला है। कॉलेज में शी हैज अकेडमिकली, मतलब कंटिन्यूड टू बी इन द अमंग द टॉप ऑफ हर क्लास while playing basketball, and she had played the basketball at the inter IIT level, जो कि अगर किसी को भी पता हो तो आई थिंक ग्रेजुएशन लेवल पे इट्स वन ऑफ द बेस्ट टीम्स जो इंटर आईआईटी खेलती हैं। सो आरफा हैज वेरी कंफर्टेबली ऑलवेज बैलेंस्ड डिफरेंट थिंग्स। शी वाज आल्सो वेरी एक्टिव इन ड्रामेटिक्स। तो उसके बाद से आई डोंट थिंक पर से कि मुझे आरफा को कभी कुछ बहुत गाइड करने की जरूरत पड़ी, बिकॉज यू नो शी हैज ऑलवेज बीन दिस कॉम्पिटेंट। तो वो इंटर में जॉब करने गई,
मेरा ऑब्वियसली था कि उसका कैपेसिटी कुड हैव बीन मच मोर यूजफुल बोथ फॉर हर एंड फॉर द कंट्री, ऑब्वियसली, बिकॉज our country need good administrator, and she is very proficient, very skilled, and at the same time, she's a person of integrity, so the country can definitely use that. So उससे था, मैंने बोला था that you could consider that. Obviously उस टाइम उसको इंटरेस्ट नहीं था, जैसा उसने आपके इंटरेक्शन में बोला, बट बाद में उसको इंटरेस्ट आया, एंड देन उसके बाद में उसने कंटिन्यू किया। उसको कुछ भी ऐसा, जैसे कभी पहले भी नहीं, अभी भी स्पून फीड करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी स्ट्रैटेजी, उसका टाइम मैनेजमेंट यूनिक है, उसका खुद का है, और बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली इट्स एफिशिएंट। तो लाइक आप देखिए कि मोस्ट लोग क्या करते हैं, आप जाएंगे क्लास में, कोचिंग लेंगे, एंड देन आप रियलाइज करते हैं, इवन तो सेल्फ स्टडी वाले होते हैं, दे रियलाइज लेटर कि ठीक है, कोचिंग हमारे लिए नहीं है। बट आरफा ने डे वन से बोला कि नहीं, कोचिंग में प्रॉब्ली देयर इज नो वैल्यू, मुझे सेल्फ स्टडी करनी है। दैट शोज की, आई मीन दैट शोज द ग्रिट टू स्टैंड आउट, टू टेक डिसीजन, टू ओन इट अप, एंड डिस्पाइट, फिर आपको आता है कि राह में फेलियर आएगा, तो फेलियर के साथ डाउट भी आते हैं कि क्या पता इस बार हम कर लें। बट अरफा को वो नहीं आया, क्योंकि अरफा को पता था दैट रास्ता सही है, नतीजे अभी नहीं है, दैट इज अ फैक्टर ऑफ लॉट मेनी डिफरेंट थिंग्स। तो उस लिहाज से आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी कि देयर इज समबडी जिसने, व्हेन इट कम्स टू इंस्पायरिंग अदर्स, बहुत सारे एवेन्यू दिए हैं कि जो हमारे देश में काफी सारे लोग एस्पिरेंट्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो कोचिंग कर सके, उनको दिया है। बीइंग अ मुस्लिम फीमेल, जो कि ऑब्वियसली लेट्स से कि कॉलेज के इतने टाइम बाद किया है, उनको होप दी है कि कंटिन्यू करें इस प्रोसेस पे, और इन सबसे बढ़ के ये होप दी है कि अपने में यकीन रख के चलते रहिए, बट एट द सेम टाइम कॉम्प्लेसेंट मत होइए, ओवर मतलब कॉन्फिडेंट मत होइए कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, रिजल्ट नहीं आ रहा, गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। तो उस लिहाज से तो आई थिंक बस हम सब के लिए सब बहुत ही खुशी का मौका है। काफी अच्छे से समराइज किया इसको। देखो इससे तो पता ही चल गया होगा ना। नहीं मतलब अब शुरू हो गया, आप बोल सकते हैं। बस यही है कि मतलब इस शुरू से ही बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि, और ये फर्क जो लोग करते हैं ना कि लड़की है लड़का है, ये यही बच्चों के छोटे दिमाग में ये हो जाती है। वही इसके में नहीं थी, उसने हमेशा हमेशा जो है अपने भाई को ही देख के वो आगे इतना कामयाब रहा ना कि हमें लगता है वही इसका मोटिवेशन बनना। नहीं तो हम लोग ने तो कभी कुछ नहीं कहा कि मतलब ये करो वो करो है। और उसने इतनी डिग्री मतलब कर ली शुरू में कि कोई भी नहीं था, आईएम किया, और वो जाके वहां पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फाइनेंस किया इसने न्यूयॉर्क में, फिर वो सीएफए के तीनों लेवल निकाले। तो ये सब देख के हमें लगता, नहीं तो इसका पहले इरादा नहीं था, ये तो जॉब अच्छी थी तो उसी में। आप इनके भैया हाँ, तो सब उसी के कायल थे कि तो बहुत तेज है, इसको तो कोई इतना वो भी नहीं करता था। छोटे लोग छोटे ही में आ जाते हैं ना, तो वही ज्यादा हाईलाइट था, सब उसी के गुण गाते थे। तो वही लगता है, इसको ये लगता था कि हम उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। तो फिर वो इसने खामोशी से किया, और जब कामयाबी ने हुई तो फिर तब सबको समझ में आया, नहीं बताया भी नहीं था इसीलिए। और हम भी शुरू से बचपन से भी कभी इन सबों ने कोई ट्यूशन लगवाया नहीं, ना 10th में ना इंटर में, कि मतलब बस खाली स्कूल की पढ़ाई और अपने से पढ़ना। कभी स्कूल बस नहीं आए, कृष्ण मूर्ति फाउंडेशन में पढ़ती थी ना, तो वहां से बस आती थी, तो नहीं आए ना तो हम इसका नागा कभी नहीं करते थे, इसको अब रिक्शे पे लेके जाते थे कि भाई आम दिनों में भी मतलब कि नहीं जाना है, जितनी भी दिक्कत रहे तो वो पैसे पे खर्च लगता था कि नहीं मतलब ये वसूल है पैसा, और इस पे लगाना ही है हमको हालत। तो इस तरह से है जो इन लोग के बच्चों के दिमाग में ये भर गया। और सबसे बड़ के बात ये है कि लड़की और लड़का में तो मतलब कोई फर्क कभी किया ही नहीं, और ना किसी को करना चाहिए, क्योंकि जो लड़के कर सकते हैं उससे बढ़ के भी लड़कियां कर सकती हैं। लेकिन लोग की ये सोच बदल जाए ना कि लड़कियां तो सिर्फ शादी के लिए होती हैं, उनको क्या करना उनके पर इतना इन्वेस्ट करके, तो उसी का रिजल्ट आज सामने है। बचपन की कोई विशेष बात जो आप आज कहना चाहें? अब इतना तो नहीं याद आती, लेकिन यही है कि वो बचपन ही से मतलब बहुत भोली, और वो ऐसा नहीं लगता था कि इतना मतलब ब्रिलियंट होगी, तो एकदम उसकी तरह से। और हमेशा से वो मतलब वो टॉम बॉय की तरह से, कभी इसने गर्ल्स के कपड़े पहने ही नहीं, हमेशा से जितना भी वो करते थे तो वो हमेशा बॉयज के स्कूल में भी इसकी नेकर शर्ट पहन के जाती थी, वो स्कर्ट नहीं पहनती थी। अब इसी को जो ही समझिए। हाँ, और हो सकता है वो अपने भाई को देख के ही होती हो कि इससे ऊपर का था ना, तो यही एक है और क्या।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।